बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं यह बायोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन इसकी आपने 9th क्लास में भी पढ़ी थी। क्या है डेफिनेशन? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, रिएक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। यानी कि बायोकेमिस्ट्री में हम बायोमॉलिक्यूल्स की 3 चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन के बारे में कि बायोमॉलिक्यूल्स किस तरह बनते हैं। सेकेंडली बायोमॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं। और थर्ड वन हम इनके रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स किस तरह रिएक्ट करती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। बायोमॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जानदार की लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे देखा जाए तो बायोमॉलिक्यूल्स को 5 मेजर कैटेगरीज़ में हम डिवाइड करते हैं। और वो 5 मेजर कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं? वो है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स। तो इस पूरे चैप्टर में हम इन्हीं 5 बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन देखें तो लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स डिफाइन एज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अब ये पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है, ये नेक्स्ट स्लाइड में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर जब एक्सप्लेन होगा तो उसमें आपको ये बात समझा दी जाएगी। बहरहाल अभी आप इतना समझ लें कि कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल्स लार्ज मॉलिक्यूल्स। किसके लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के बने होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स के। अच्छा, अब इनका जनरल फार्मूला देखें तो CnH2ON। H2 होता है वाटर का फार्मूला। तो इसके लिए हम वर्ड भी यूज़ करते हैं हाइड्रेटेड। तो वाटर के लिए केमिस्ट्री में हाइड्रा का वर्ड यूज़ किया जाता है। तो जब ये कार्बन इसके साथ अटैच हो गया तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाइड्रेटेड कार्बन भी बोलते हैं। बहरहाल ये था कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला CnH2O इंटू N। N यहाँ पे क्या है? N है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है जी। N क्या है? नंबर। सो ये 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। अगर हम N को 6 कंसीडर करते हैं तो कार्बन 6 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 6। H तो 2 है तो ये N से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 12। तो हाइड्रोजन हो गए 12 और ऑक्सीजन 6 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 6। तो C6H12O6। तो जनरल फार्मूला बेसिकली एक ऐसा फार्मूला होता है जो कि एक फैमिली, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स एक मॉलिक्यूल्स की फैमिली है, उस फैमिली के तमाम जितने भी दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके केमिकल फार्मूले को एक्सप्लेन करता है। तो जैसे अब यहाँ पे ग्लूकोज का फार्मूला समझा इस जनरल फार्मूले की मदद से। अब हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज किस तरह किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली सिंथेसाइज होते हैं प्लांट की बॉडी के अंदर। प्लांट अपने इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है जबकि अपनी रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और डे टाइम में यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो कि इसके लीव्स में पाया जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को कंबाइन करता है और इनके कम्बिनेशन से बनता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज को ये अपनी नीड के लिए यूज़ कर लेता है जबकि ऑक्सीजन को बॉडी से रिलीज़ कर देता है। ठीक है जी। अब क्लासिफिकेशन की बात करें कार्बोहाइड्रेट्स को तो ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 1 है मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स की 3 एग्जांपल यहाँ पे बुक में मेंशन की गई हैं। कौन कौन सी हैं? ग्लूकोज है, ग्लूकोज बेसिकली एक मोनोसेक्राइड है। फ्रुक्टोज ये भी मोनोसेक्राइड है और ग्लैक्टोज ये भी मोनोसेक्राइड है। ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? मोनोसेक्राइड से। सेकेंड जो क्लास है कार्बोहाइड्रेट्स की वो है ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड की एग्जांपल है सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। थर्ड वन जो उनसे है हमारे पास इसकी टाइप वो है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड की 2 एग्जांपल यहाँ पे दी गई हैं, स्टार्च एंड सेलुलोज। अच्छा जी। अब मोनोसेक्राइड को, ये जो फर्स्ट टाइप है इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, फिर बारी बारी ओलिगोसेक्राइड और पॉलीगोसेक्राइड को डिटेल से पढ़ते जाएंगे। तो मोनोसेक्राइड सिंपलेस्ट शुगर होती हैं, मतलब कि ये सिंपल शुगर है, इनको हम मज़ीद तोड़ नहीं सकते, सिंपल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। तो यह कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज का मतलब होता है तोड़ना, वाटर की प्रेजेंस में तोड़ना। अब क्योंकि ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो इनको इससे सिंपल तो मज़ीद नहीं हो सकता, तो इसको हम मज़ीद सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं तोड़ सकते।
अच्छा जी, थर्ड इसकी बात करें तो एक मोनोसेक्राइड के अंदर 3 से लेके 9 तक कार्बन एटम हो सकते हैं। ठीक है जी, यानी कि ये 3 कार्बन एटम से का भी हो सकता है मोनोसेक्राइड, 4 कार्बन का भी, 5 का भी। इसी तरह अगर आप कार्बन नंबर को देखें तो अगर ये 3 कार्बन एटम से मिलके बना है तो हम इसे बोलेंगे ट्राइओस, 4 कार्बन से मिलके बना है तो टेट्रोस, 5 से मिलके बना है पेंटोस। और अगर आप ग्लूकोज की बात करें तो ये कितने कार्बन से मिलके बना है, 6 कार्बन से। तो ग्लूकोज बेसिकली क्या है, ग्लूकोज इज़ अ हेक्सोज विच इज़ पेंटाहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और एंड फ्रुक्टोज इज पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन। ये रहे इन दोनों के स्ट्रक्चर ग्लूकोज के और फ्रुक्टोज के। तो सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप देखें तो ग्लूकोज का नाम है पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पेंटा से मुराद क्या है, पेंटा से मुराद होती है 5। ठीक है जी, और हाइड्रोक्सी मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये जो ग्रीन कलर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको नज़र आ रहा है ये इससे मुराद है। ठीक है, तो पेंटा 5 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर आप इनके दोनों के स्ट्रक्चर में देखें तो आपको 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नज़र आएंगे, ये ग्रीन कलर के 1 2 3 4 5। ये 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ग्लूकोज में, 1 2 3 4 5, और ये 5 है फ्रुक्टोज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक तो दोनों का नाम सेम है, पेंटाहाइड्रोक्सी, ये भी पेंटाहाइड्रोक्सी है ग्लूकोज, और फ्रुक्टोज भी पेंटाहाइड्रोक्सी है। अब जो लास्ट इनमें डिफरेंस आ रहा है वो है एल्डिहाइड। ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और फ्रुक्टोज में कीटोन। अब ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन कैसा होता है ये देखें। ये है एल्डिहाइड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। इसमें यह है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है जैसे कि हम जानते हैं। तो एक साइड पे कार्बन का जुड़ा होना चाहिए हाइड्रोजन के साथ, जबकि दूसरी साइड पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के ज़रिए जुड़ा हो, और इस तरह कार्बन की 3 वैलेंसियाँ पूरी होगी, जबकि चौथी वैलेंसी कार्बन, ये वाला कार्बन अपनी किसी भी दूसरे कार्बन के साथ सेटिस्फाई कर लेता है। तो अगर आप देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन विद कार्बन, कार्बन विद डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड विद अदर कार्बन, तो क्या ये सेम फंक्शनल ग्रुप ग्लूकोज के ऊपर प्रेजेंट नज़र आ रहा है आपको? जी हाँ, ये रहा हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ और कार्बन फर्दर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के ज़रिए। तो 3 वैलेंसियाँ तो यहाँ पे कार्बन की सेटिस्फाई होगी, जबकि चौथी वैलेंसी ये कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ अपने सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है जी, कीटोन फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के ज़रिए जुड़ा होता है। तो 2 वैलेंसियाँ तो इस कार्बन की यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। बाकी 2 वैलेंसियाँ जो से हैं ये 2 कार्बन के साथ जुड़ के सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए तो ये कार्बन एक वैलेंसी कार्बन के साथ सेटिस्फाई करता है एल्डिहाइड में, जबकि दूसरी वैलेंसी अपनी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करता है। जबकि कीटोन में दोनों ही ये कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के ज़रिए जुड़ा है, ये अपनी दोनों ही वैलेंसियाँ कार्बन के साथ सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो अब ये फंक्शनल ग्रुप आपको फ्रुक्टोज में सेकंड कार्बन पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन, जिसकी वजह से फ्रुक्टोज है पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन और ग्लूकोज है पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अच्छा, ये 2 स्ट्रक्चर बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, तो इसका स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसको 4 इजी स्टेप्स में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि ये 6 कार्बन की चेन ड्रा करेंगे। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6, तो ये 6 कार्बन की आपने एक स्ट्रेट चेन ड्रा करनी है, दोनों की ड्रा होगी। ये जो रेड कलर के आपको कार्बन नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो 6 कार्बन की चेन ड्रा होगी। सेकंड स्टेप में आपने फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं आप कि ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप किस तरह का होता है? इस तरह का होता है। तो ये फर्स्ट कार्बन पे आ जाएगा, ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। जबकि फ्रुक्टोज में पाया जाता है कीटोनिक ग्रुप, तो कीटोनिक ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे तो नहीं आता, ये आएगा सेकंड कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप आ गया। ठीक है, तो 2 स्टेप हुए अभी। फर्स्ट स्टेप में हमने कार्बन चेन ड्रा की, इसकी भी कार्बन चेन ड्रा की, और सेकंड स्टेप में हमने फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिए ग्लूकोज पे और फ्रुक्टोज पे। ठीक हो गया। अब थर्ड स्टेप में हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, क्योंकि ये पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। तो फर्स्ट कार्बन यहाँ पे ग्लूकोज में देखें तो इसकी तो 4 वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाई होगी। तो अब हम कार्बन नंबर 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे और 6 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर देंगे, क्योंकि ये पेंटाहाइड्रोक्सी है। तो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमने 2 to 6 कार्बन को दे दिए।
यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन जो सी है बाकी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑपोजिट है, ठीक है। इसकी एक रीज़न होती है कि लिविंग बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कभी भी ये स्ट्रेट फॉर्म में नहीं होते, साइक्लिक फॉर्म में पाए जाते हैं। तो जब हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं उसमें ये इन्वर्ट हो जाता है। इतनी डिटेल में यहाँ पे हम इसको मेंशन नहीं करेंगे, बहरहाल आप इतना याद रखें कि कार्बन 3 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसकी पोजीशन इन्वर्ट होती है। तो 3 स्टेप हुए अभी तक। सबसे पहले हमने कार्बन चेन ड्रा की, फिर हमने फंक्शनल ग्रुप ऐड किया, फिर हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, इसी तरह इधर और इधर। अच्छा जी, अब हमारे पास रह गया हाइड्रोजन, ये जो ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रहे हैं। अब जितने कार्बन हमें पता है कि 4 बॉन्ड बनाता है, अभी तक हर कार्बन के 3 बॉन्ड हुए थे, 1 2 3, इसी तरह इसके भी 3 हुए थे, 1 2 3। तो बाकी जो एक एक बॉन्ड इनमें शॉर्ट हो रहा है वो आप हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करके ये 4 स्टेप में आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना सीख लिया। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं मोनोसेक्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि मोनोसेक्राइड्स कैसे होते हैं। सबसे पहले ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होती हैं, ठीक है जी। ये अमूमन खाया भी जाता है, ग्लूकोज वाइट कलर का पाउडर होता है और ये सोल्यूबल इन वाटर होता है, पानी में हल हो जाता है, मीठा होता है टेस्ट इसका। अब जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि मोनोसेक्राइड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ शुगर है, इसलिए हम इनको हाइड्रोलाइज फर्दर नहीं कर सकते। अच्छा जी, 5th वन है जी कि ये रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा था रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो खुद की ऑक्सीडेशन करके दूसरे केमिकल की रिडक्शन कर दें। तो मोनोसेक्राइड भी बेसिकली रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं, ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं लेकिन दूसरे केमिकल की रिडक्शन कर देते हैं। अच्छा, हमने कार्बोहाइड्रेट्स हम पढ़ रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट्स की हमने 3 टाइप्स पढ़ी, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड को हमने डिटेल से डिस्क्राइब कर लिया। अब हम बात करते हैं ओलिगोसेक्राइड की, ठीक है जी। तो ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं? ओलिगोसेक्राइड को हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, मोनोसेक्राइड को हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते थे। और अगर ओलिगोसेक्राइड को हाइड्रोलाइज यानी कि ओलिगोसेक्राइड को हम तोड़ सकते हैं तो कितने यूनिट्स में तोड़ सकते हैं? 2 to 9 यूनिट्स में हम इसको तोड़ सकते हैं। अगर ये 9 से ज़्यादा यूनिट्स में कोई कार्बोहाइड्रेट टूट रहा है तो वो ओलिगोसेक्राइड नहीं होगा, वो क्या होगा? पॉलीसेक्राइड, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर कोई ओलिगोसेक्राइड टूट के 2 यूनिट में टूटता है तो हम उसे बोलेंगे डाइसेक्राइड। अगर कोई ओलिगोसेक्राइड 3 यूनिट्स में टूटता है तो वो कहलाएगा ट्राइसेक्राइड्स। और अगर कोई ओलिगोसेक्राइड 4 कार्बन में टूटता है तो 4 यूनिट्स में तो वो कहलाएगा टेट्रासेक्राइड एंड सो ऑन, 9 तक ये चलता जाएगा। अब इसकी सिंथेसिस की बात कर लेते हैं कि ओलिगोसेक्राइड किस तरह सिंथेसाइज किया जाता है। तो ओलिगोसेक्राइड 2 मोनोसेक्राइड के कंबाइन करने से बनता है। मोनोसेक्राइड की एग्जांपल्स में हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मोनोसेक्राइड हैं ये दोनों, ठीक है। दोनों के केमिकल फार्मूला सेम होते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ग्लूकोज है, ये फ्रुक्टोज है, ये भी एक मोनोसेक्राइड है, फ्रुक्टोज भी एक मोनोसेक्राइड है। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो वाटर लैमिनेट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। और इन दोनों के कम्बिनेशन से बन गया सुक्रोज। और सुक्रोज क्या है? एक डाइसेक्राइड है, क्योंकि ये कितने ओलिगोसेक्राइड मोनोसेक्राइड के मिलने से बना? 2 मोनोसेक्राइड के मिलने से, इसलिए सुक्रोज है एक डाइसेक्राइड। इस इक्वेशन को बैलेंस भी कर लेती हैं। ग्लूकोज में देखें 6 कार्बन है, फ्रुक्टोज में भी 6 कार्बन है, तो टोटल लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कितने कार्बन हुए? 12 कार्बन। अब राइट साइड पे देखें तो सुक्रोज में 12 कार्बन है, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, कार्बन बैलेंस हो गई। अब हाइड्रोजन की बात करें तो ग्लूकोज में 12 हाइड्रोजन है, फ्रुक्टोज में भी 12 हैं, तो ये टोटल हो गए 24। अच्छा, सुक्रोज में देखें तो 22 हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे शॉर्ट हैं। वो 2 हाइड्रोजन कहाँ पे गए? वो 2 हाइड्रोजन चले गए वाटर में, ठीक है जी। ऑक्सीजन को आप बैलेंस कर लेते तो ग्लूकोज में 6 ऑक्सीजन, फ्रुक्टोज में भी 6 हैं, तो 6 और 6 कितने हो गए लेफ़्ट साइड पे? 12 ऑक्सीजन। जबकि सुक्रोज में आपको 11 ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं, एक ऑक्सीजन छोटा है, वो ऑक्सीजन चला जाता है वाटर में, ठीक है। तो ये इस तरह इक्वेशन भी आपको बैलेंस हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओलिगोसेक्राइड। जैसे कि हमने पहले यहाँ पे मोनोसेक्राइड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे ओलिगोसेक्राइड की प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले ये भी वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं मोनोसेक्राइड की तरह, सोल्यूबल इन वाटर होते हैं मोनोसेक्राइड की तरह, स्वीट इन टेस्ट होते हैं।
अच्छा, मोनोसेक्राइड को हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता था, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, लेकिन ये इनमें डिफरेंस आ गया कि ओलिगोसेक्राइड को हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, और कितने यूनिट्स में, 2 to 9 यूनिट्स में। ओके जी। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि ये रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं या नॉन रिड्यूसिंग। मोनोसेक्राइड के केस में हमने देखा कि ये सिर्फ रिड्यूसिंग होते हैं नेचर में, जबकि ओलिगोसेक्राइड रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी। अब थर्ड जो टाइप थी कार्बोहाइड्रेट की वो है पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। अब क्योंकि पॉलीसेकेराइड मैनी मोनोसेकेराइड यूनिट के कंबाइन करने से बनते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। अच्छा जी, कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के अंदर 100 से लेके 1000 तक मोनोसेकेराइड हो सकते हैं। इनकी सेंसेस की बात करें तो ये देखें ब्रैकेट में मोनोसेकेराइड है, n नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड है। अब n यहाँ पे 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन 100 से ज़्यादा। ठीक है जी। तो मोर देन 100 मोनोसेकेराइड जब कंबाइन करते हैं तो ये कंबाइन करके बना देते हैं पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो पॉलीसेकेराइड जो उनसे ये अमोर्फोस सॉलिड होते हैं। ओलिगोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड के बारे में हमने पढ़ा, वो दोनों थे वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, जबकि पॉलीसेकेराइड होते हैं अमोर्फोस सॉलिड। वो दोनों वाटर में सोल्यूबल थे, जबकि पॉलीसेकेराइड वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, इनसोल्यूबल होते हैं। वो दोनों स्वीट इन टेस्ट थे, जबकि पॉलीसेकेराइड का कोई टेस्ट नहीं होता। अच्छा, पॉलीसेकेराइड को भी हाइड्रोलाइज किया जाता है, और हाइड्रोलाइज होकर कितने यूनिट्स देते हैं, 100 to 1000 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स, और इनकी नेचर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। ठीक है जी। अब सोर्सेज की बात करते हैं हम। ये यहाँ तक हमने कार्बोहाइड्रेट्स की तीनों टाइप्स को एक्सप्लेन कर दिया डिटेल से। तीनों टाइप्स कौन कौन सी, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज की, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स हम कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, इसके सोर्सेज क्या हैं। तो सबसे पहला मोनोसेकेराइड की बात करते हैं। मोनोसेकेराइड की एग्जांपल हमने पढ़ी थी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, फ्रूट्स में पाए जाते हैं, वेजिटेबल्स में, हनी में एंड सीरियल फूड्स में। ओलिगोसेकेराइड के सोर्सेज की बात करें तो ओलिगोसेकेराइड जैसे कि सुक्रोज है, सुक्रोज एक ओलिगोसेकेराइड है, और कौन सा ओलिगोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड। ठीक है जी, क्योंकि ये डाइसेकेराइड ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बना है। इसकी इक्वेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, ये पाया जाता है शुगर बीट में, शुगर कैन में एंड फ्रूट्स में। सेकंड जो हमारे पास ओलिगोसेकेराइड है वो है लैक्टोज। लैक्टोज एक ग्लूकोज और एक लैक्टोज के मिलने से बनता है। तो इसके अंदर 2 मोनोसेकेराइड है, इसलिए ये क्या होगा, लैक्टोज भी डाइसेकेराइड होगा। और ये कहाँ पे पाया जाता है, मिल्क के अंदर, डेयरी प्रोडक्ट्स में। तो लैक्टोज से आप याद रखिए, जैसे लैक्टोजिन एक दूध भी है, तो लैक्टोज मिल्क में पाया जाता है या डेयरी प्रोडक्ट्स में। थर्ड जो हमारे पास ओलिगोसेकेराइड है वो है माल्टोज। माल्टोज भी 2 मोनोसेकेराइड यूनिट के मिलने से बनता है, और इसमें 2 मोनोसेकेराइड यूनिट क्या होते हैं, ग्लूकोज, दोनों ही ग्लूकोज होते हैं। ये ख़ास तौर पे आपने ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछी जा सकती है कि माल्टोज किन 2 मोनोसेकेराइड के मिलने से बनता है। तो यहाँ पे माल्टोज 2 ग्लूकोज के मिलने से बनता है, और ये किस में पाया जाता है, ये भी सीरियल फूड्स में पाया जाता है। अच्छा जी, अभी मोनोसेकेराइड के हमने सोर्सेज पढ़े, फिर ओलिगोसेकेराइड के पढ़े। अब लास्ट वन जो सा वो है पॉलीसेकेराइड, इसके सोर्सेज पढ़ते हैं। पॉलीसेकेराइड्स की 2 एग्जांपल हमने पढ़ी थी, स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च जो सी होती है ये सीरियल क्रॉप्स में पाई जाती है, वीट में, बार्ले, मेज, राइट्स वगैरह में, जबकि सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल में पाई जाती है। ठीक है, पौधे की जो सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज पाई जाती है। ठीक है जी, कॉटन में भी पाई जाती है सेलुलोज। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या कह रहे हैं इसमें, और बॉडी यूजेस कार्बोहाइड्रेट्स इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी ज़िंदगियों में। तो ये आपने बताना है, और बॉडी यूजेस कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज की फॉर्म में इस्तेमाल करती है। ठीक है जी।
ग्लूकोज इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज़ यूज डायरेक्टली बाय मसल्स फॉर एनर्जी। हमारे मसल्स जो फूड तोड़ते हैं वो फूड कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है। हमारे मसल्स डायरेक्ट ग्लूकोज को तोड़ते हैं और उसको तोड़ के एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। अच्छा जी, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट ब्रेन नीड्स ग्लूकोज एज अ एनर्जी सोर्स। हमारे ब्रेन को भी जो एनर्जी हमारा ब्रेन गेट करता है वो किससे करता है? ग्लूकोज को तोड़ के उससे एनर्जी हासिल करता है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी दूसरी जो सी शुगर होती है उसको नहीं तोड़ सकता, सिर्फ ग्लूकोज को तोड़ के ही उससे एनर्जी हासिल करता है, ना ये फैट से एनर्जी हासिल कर सकता है ब्रेन। अच्छा जी, अब हम यूजेस की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की यूजेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले दे रेगुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर लेवल इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को मेंटेन रखते हैं। जैसे कि अगर हमारी बॉडी में शुगर का लेवल इंक्रीज़ हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज़। और अगर शुगर का लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाए तो ये कंडीशन कहलाती है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मीन लेस, ग्लाइको मीन ग्लूकोज। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो गई है, इस वजह से इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो सेकंड जो इसका यूज़ है कार्बोहाइड्रेट्स का वो है कि हमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बैक्टीरिया को प्रोवाइड करता है। वो बैक्टीरिया जो कि हमारी इंटेस्टाइन में पाया जाता है और डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। बच्चों हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है एक बैक्टीरिया जो कि विटामिन के प्रोड्यूस करके देता है हमें, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज होते हैं उस बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। नंबर थर्ड जो है डाइटरी फाइबर्स हेल्प्स टू कीप द बॉल फंक्शन प्रॉपरली। अब डाइटरी फाइबर क्या होते हैं? जैसे कि सलाद वगैरह के पत्तों में पत्ते जो से होते हैं हम डाइटरी फाइबर्स बोलते हैं, और ये बेसिकली क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं डाइटरी फाइबर में, और इनका काम क्या होता है? वहाँ पे बॉल फंक्शन को प्रॉपर करना। बॉल फंक्शन क्या है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की जो एक मैकेनिकल एक वेव लाइक मोशन होती है, इसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल वर्डिंग में आप यूँ समझे कि ये हमारे निज़ाम को ना हज़म करने के निज़ाम को बेहतर बनाता है, ठीक है जी। फाइबर्स हेल्प्स इन लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड रेगुलेट ब्लड प्रेशर। इसी तरह ये सलाद में जो फाइबर पाए जाते हैं, फाइबर में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को हमारे बॉडी में कम करते हैं और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। फिफ्थ जो इनका यूज़ है वो है कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटेक्ट ओवर मसल्स फ्रॉम क्रैम्पिंग, ठीक है जी। ये हमारे मसल्स में क्रैम्प नहीं पड़ने देते। थकावट के बाद आपने अक्सर नोट किया होगा कि एक्सरसाइज के बाद मसल्स में क्रैम्प पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करके उन्हें क्रैम्पिंग से बचाते हैं, ठीक है जी। ये यहाँ पे टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।